गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जब किसी सिस्टम के लिए एक से अधिक वेरिएबल्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है वेरिएबल्स को सेपरेट करना। और प्रत्येक वेरिएबल जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन लिखना। जैसे हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे सिस्टम के लिए साई को तीन वेव फंक्शंस में बाइफरकेट कर दिया था, आर, वाई एंड जेड। R was a function of R variable, Y function of theta variable and Z function of phi variables। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इन तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस डिराइव किए जाते हैं। जब इन एक्सप्रेशंस को डिराइव करते हैं तो मैथमेटिकली हमें कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करनी होती हैं, नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और उनके मान जो हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए और एक नंबर्स के रूप में होते हैं, इसलिए उन टर्म्स को नाम दे देते हैं क्वांटम नंबर्स। जैसे जब हमने 1D मोशन के लिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था तो आपको ध्यान होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ हमें एक टर्म n इंट्रोड्यूस करी थी कि साई के वैल्यू जो है सॉल्यूशंस तभी एक्सेप्टेबल होंगे यदि साइन थीटा की वैल्यूज़ n इंटू ये होंगी। तो उस n के वैल्यूज़ फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड होगी थी कि n कैन बी 1 2 3 एट्सेट्रा पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो ऐसे ही जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे तंत्र के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो अभी इस क्लास में हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर था तो हमने सॉल्यूशंस नहीं करे, बट जब भी आप हाइड्रोजन जैसे सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास तीन टर्म्स जो हैं इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, एन, एल, एम। इन तीनों के मान भी इंटीजर्स के रूप में होंगे और अलग अलग जो है कॉम्बिनेशंस में होंगे। तो इन तीनों टर्म्स के लिए हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं क्वांटम नंबर्स। जैसे साई को हमने तीन वेव फंक्शंस में बाइफरकेट किया, आर, वाई एंड जेड। जब आर टर्म का सोल्यूशन करते हैं, आर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं तो उसमें दो टर्म्स आती हैं, एन, एल, और इसकी वैल्यू सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और इस वेव फंक्शन का नाम हम रखते हैं त्रिज्या तरंग फलन। वाई वेव फंक्शन में दो टर्म्स आती हैं, एल, एम, और जेड वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म आती है, एम। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड जेड इज़ फंक्शन ऑफ फाई। तो ये दोनों वेव फंक्शंस एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन दोनों वेव फंक्शंस को कहा जाता है एंगुलर वेव फंक्शन, कोणीय तरंग फलन। ये तरंग फलन एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस NLM टर्म्स। तो जो रेडियल वेव फंक्शन है उससे कक्षक की ऊर्जा तथा आकार की जानकारी मिलती है। ये आपने 1D बॉक्स में भी देखा कि n की वैल्यू से हम अलग अलग लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एटम का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार एंगुलर वेव फंक्शन से कक्षक की आकृति व अभिविन्यास की जानकारी हमें मिलती है। तो इन तीनों एन, एल, एम को जो हैं इनके मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर, वाई, जेड के जो वैल्यूज़ आएंगी, जो सॉल्यूशंस आएंगे वो स्वीकार्य होंगे कि नहीं। तो हमने शुरू में जो है पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स में कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके केवल वही वेव फंक्शन स्वीकार्य होते हैं, वही सॉल्यूशन स्वीकार्य होते हैं जो एक पर्टिकुलर कुछ क्वांटम मैकेनिकल कंडीशंस को ओबे करते हैं, और वो कंडीशंस हम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ आर, वाई, जेड के केवल वही हल स्वीकार्य होंगे जिनके लिए एन, एल, एम के मान इस प्रकार होंगे। एन की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, जबकि एल की वैल्यू 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, और मैक्सिमम वैल्यू एल की हो सकती है n-1 के बराबर। इसी प्रकार m की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 एट्सेट्रा अप टू +-l के बराबर हो सकती है, यानी m के कुल मान होंगे 2l+1। अब इन तीनों क्वांटम नंबर्स के अलग अलग नाम जो हैं वो रखे गए हैं। n को कहते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या वेव फंक्शन में ही आया है केवल, इसलिए इसको त्रिज्या क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं। और कॉमन नेम है इसका मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू से हमें साइज ऑफ द एटम
जो है वो पता चलता है। इसी प्रकार एल दिगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, एज़ीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या जो कक्षा की आकृति के बारे में जानकारी देती है। आप पढ़ते हैं अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल है जो कि गोलाकार है, पी है, एल इज़ 1 तो पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप का होता है। इसी प्रकार एम जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एल के ऊपर निर्भर करती हैं। 2l प्लस वाली वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा होती है। तो इस प्रकार ये तीनों क्वांटम नंबर मिलके हमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी देते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ है इन तीनों क्वांटम नंबर्स की हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। हर इलेक्ट्रॉन का अपना सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार एक चौथा क्वांटम नंबर है एस जो कि इलेक्ट्रॉन की अपने ही एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन से जनरेट होता है, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। अभी हम लोग ने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो डिफाइन करे हैं एन एल एम। तो हम इन तीनों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आइए एक टेबल के रूप में उसको देखते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि एन की वैल्यू जो है वो कोश के साइज़ को बताती है, ऑर्बिट साइज़ को बताती है। एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स बढ़ता जाएगा कि एन इज़ 1 तो के शेल, एन इज़ 2 एल शेल, एन 3 एल शेल एम शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार एल जो है वो उपकोश को रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को। एल 0 मीन्स एस ऑर्बिटल और सब शेल, और एल इज़ 1 मीन्स पी, एल 2 मीन्स डी। इसी प्रकार अब हम देखें कि n की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं। n की वैल्यू के अकॉर्डिंग l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए n-1 तक हो सकती हैं। तो n1 के लिए l इज़ 0, उसके बाद n-1 मीन्स 0, तो केवल a की वैल्यू होगी 0, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सब शेल होता है, आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ 1s। इसी प्रकार n2 जिसके लिए l की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 0 और 1। 0 मीन्स s, 1 मीन्स p। तो s शेल में सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं s और p, 2s 2p। इसी प्रकार थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं अकॉर्डिंग टू l वैल्यू l 0 1 2 3 0 1 एंड 2 तो 3s 3p एंड 3d। इसी प्रकार n4 होने पे 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं सब शेल्स की l की 0 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग सब शेल होते हैं 4s 4p 4d 4f। अब l की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यूज़ हैं, जो हमने ऊपर कहा कि 2l प्लस 1 0 से स्टार्ट करते हुए। तो जब l 0 होगा तो m 0 ही होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसीलिए 1s में केवल एक ही कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। m जो हैं इसी प्रकार m l2 होगा तो m अगेन 2, जिसमें 2s ऑर्बिटल में अगेन एक ही ऑर्बिटल। p के लिए 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, -1 0 +1, इसलिए p सब शेल में आगे 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, जिनके नाम हम देते हैं। और इसी प्रकार d जब आता है पिक्चर में तो उसमें 3 वैल्यूज़ m की होती हैं, उन 5 वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए d सब शेल जो है वो 5 ऑर्बिटल्स वाला होता है, dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz²। इनमें से आप पढ़ते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जबकि 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस डायरेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें क्वांटम नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का अपना सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सभी क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते, यानी क्वांटम नंबर्स हमें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस देते हैं। इस एड्रेस से हमें आगे केमिस्ट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि अगर इनके बेसिस पे ही कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, यहाँ से हम साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आदि बहुत सारी जो हैं इंफॉर्मेशंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आगे एटम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती हैं। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। थैंक यू सो मच।